हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। ठीक है, तो जो यूएनओ बना था उसमें कैसे कैसे सुधार होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कब? शीत युद्ध के बाद, क्योंकि ये पहले बन चुका था। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले आज आपको बताना है यहाँ पे कि जो इम्पोर्टेंट एजेंसियाँ थी यूएनओ की वो कौन कौन सी हैं। आज आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि मैंने ये बताया था सबसे पहले आपको, इसके जस्ट ऊपर ही लिखा गया है। तो प्लीज़ देख के नहीं, क्योंकि यदि आप अच्छे से सुने होंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लिए आपका होमवर्क यही है। मैं भी देखूँ कि आप लोग पढ़ते किस तरीके से, कितना मतलब याद रहता है आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, क्या वो रियल में आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो इसकी कुछ एजेंसियाँ थी यूएनओ की। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, मैंने आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि 192 कंट्रियां हैं, बट अब प्रेजेंट टाइम में यूएनओ में जो कंट्रियां हैं वो कितनी शामिल हो चुकी हैं? 193। ठीक है, और जो 193वां देश है वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए कि यूएनओ में अभी वर्तमान में 192 नहीं 193 एजेंसियां हैं। कितनी है? सॉरी, सदस्य देश हैं। और वो जो 193वां यानी कि लास्टवा देश है वो कौन सा है? तो दक्षिण सूडान है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अब आते हैं यूएनओ का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन 1945 में हम लोगों ने देख लिया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उस टाइम पे लोगों को लगा कि अब, क्योंकि उससे पहले भी एक संस्था बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रही थी कि जिस तरीके से करना चाहिए था। और इसलिए क्योंकि बनने के बाद भी क्या हुआ था कि वहाँ पे पहला विश्व युद्ध हो गया था। जो पहले संस्था बनाई गई थी तो उसके बनने के बाद जब पहला विश्व युद्ध हो गया तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई इससे काम नहीं चलने वाला, कुछ हमें और अलग तरीके से बनाना होगा। और उसमें फिर 51 या 57 कंट्रियां थी जो मिलके क्या करती हैं कि वहाँ पे एक नया संगठन बनाती है जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। और उसमें जो कुछ फिर उसकी जो टुकड़ियाँ बटी, कुछ अलग अलग उसमें की आर्थिक और जो भी आपका मतलब हर तरीके से देखने के लिए कि किस तरीके से यदि हम सुधार करना चाहते हैं तो उनमें सुधार कर सकते। ये एजेंसियां क्या थी? आपकी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ इन एजेंसियों को, ये जितनी भी हैं, आप लोगों को बताना है, इनको सिर्फ बताना है कि कौन कौन सी थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये जो लिखा गया है आपका, इसको भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे ये जो सहायक निकाय है, सुरक्षा परिषद है, शोध और शिक्षण संस्थान है, ये सारे जितने भी हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगी, आप खुद से कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार किस तरीके से हुआ। और हाँ, ये चैप्टर खत्म हो जाए इसके बाद ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है या तो मैं PDF सेंड कर दूंगी आपके पास, इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे यूनिसेफ का हुआ, यूनिसेफ किस आधार पे अपनी रिपोर्ट बनाती है और यूनिसेफ की रिपोर्ट किस किस मतलब उसमें निकालती है अपनी रिपोर्ट। ठीक है, इन दोनों को ही देखेंगे। उसके बाद यूनिसेफ का गठन कब होता है, इसमें कितने कंट्रियां शामिल हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एक अलग से ही वीडियो में पूरा देखेंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप रिलैक्स होके करिए। और यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका आज वही है कि आपके यूएनओ के कितने सदस्य, मतलब कि कितनी ऐसी एजेंसियां हैं जो कि यूएनओ के द्वारा बनाई गई थी बाद में या उसी टाइम पे बनाई गई थी। जैसे आप WHO की बात करोगे तो 1948 में बनता है। उसके बाद UNDP की बात करेंगे तो 1965 में बनता है। तो ये मतलब अलग अलग टाइम में जब भी हमें ज़रूरत समझ में आई, तो जैसे हम कर देते हैं ना संविधान में संशोधन, लाइक उसी तरीके से वहाँ पे हो रहा था। और प्लीज़ समझ के चलिएगा कि यूएनओ की बात कर रहे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, अदर जो ये है ना यूएनओ की एजेंसी है, सामान के मत चलिएगा। ठीक है, और कभी भी अभी यूएनओ का महत्व जो है आप समझ चुके होंगे कि जब भी संकट होता है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आप लोग यदि मैगजीन या करंट अफेयर डेली पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते तो पढ़ा करिए। आप देखेंगे कि उसमें था जो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हुआ था ना, तो भारत इसमें फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा था। क्यों कर रहा था और कहाँ पे कर रहा था? आप सोचते होंगे कि भारत समर्थन कर रहा है तो क्या यहाँ से बोल देगा भारत तो समर्थन हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे यूएनओ में सारे देश इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि फिर वार्ता होती है कि भाई कौन सा कंट्री गलत कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। युद्ध की शांति के लिए भी ये मेजर रोल प्ले करता है। सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस
इम्पोर्टेंस इसी पे है। फिर तो बाद में अपना काम बढ़ाते हैं, लेकिन युद्ध की शांति के लिए ही ये बनाया गया था कि यदि शांति से हम निपटारा कर लेंगे तो बेहतर है। ठीक है, तो यूएनओ में जाके सीधे स्पष्ट लिखा रहता है कि भारत यूएनओ की सभा में फिलिस्तीन का समर्थन करता है, हमेशा से रहा है, आज भी करता है। लेकिन उसके फिर पॉजिटिव निगेटिव सेंस दोनों है कि इजराइल के साथ भी हमारे रिश्ते ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा कहीं से गैस ले रहे हैं तो कहीं से तेल ले रहे हैं। तेल और गैस दोनों ही चीज़ें हम ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, आयात करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ वो नहीं मिलते हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में। और इसलिए एक होमवर्क और है आपका कि आज आप बताएंगे कि हम कौन कौन सी कंट्रियों से तेल और गैस का ज़्यादा आयात करते हैं। जो भारत है वो किस किस कंट्री से तेल और गैस का ज़्यादा आयात अपने देश में करता है। ठीक है, और कि वो देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट फिर आपको समझ में आ जाएगा क्यों हो जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, और वो कंट्री आप प्लीज़ सुधार लीजिएगा क्योंकि दक्षिणी सूडान अब उसमें ऐड हो चुका है, 193 है। ठीक है, 92 नहीं है। अब क्या हुआ था कि बदलते परिवेश में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी था। यानी कि जो भी आपके परिवेश बदल रहे थे उनमें जो भी, इसमें यदि हम बात करें कि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टाइम के साथ हमारी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि संगठन में सुधार और विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि मेजर इसका जो इम्पोर्टेंस थी सबसे पहले बना था कि हम युद्ध की शांति के लिए बना रहे हैं। लेकिन बाद में अभी हम देख रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो भी सुधार करने के लिए कुछ एजेंसियों का ये निर्माण करता है। तो वही अभी आप हम आगे समझेंगे कि क्या कैसे है। इसमें क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है, और हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाज़ें उठी हैं। और आप देखेंगे कि सुधारों की जो प्रकृति है, यानी कि सुधार करने का जो तरीका है, तो उसमें क्या हुआ है कि प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई, और संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का जो मसला था वो सामने आता है। ठीक है, एक तो क्या था कि यह कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए। तो पहला क्या आया कि इसकी जो बनावट है, ठीक है, तो मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से काम करेगा, किस में करेगा, क्या कर रहा है। तो यदि उसमें हमें थोड़ा सा अभी लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से यदि चलेंगे तो हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सो इसमें कुछ लोगों का ऐसा सुझाव है कि आप इसके संगठन में क्या करें कि इसकी जो बनावट है, संरचना, उसमें थोड़ा सा आप चेंजेस लाएं। देन उसके बाद दूसरी बात हम देखते हैं कि इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी न्यायाधिकार के आने वाले मुद्दे हैं उन पे भी बात की जाए। तो पहला और दूसरा आप समझ चुके। ठीक है, लगभग क्या होता है कि सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के ये सुधार जरूरी हैं। यानी कि जितने भी इसके कंट्री हैं, कितने 193 कंट्री, ठीक है, इसमें क्या है कि सहमत दिखाते हैं अपना कि दोनों तरीके के सुधार में। अभी लगभग वर्ड हमेशा यूज किया करिए, जब इतने सारे देश हों तो इनमें से कुछ विरोधी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे मेजोरिटी होती है वहीं की बात करते हैं। तो ये एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा है कि हम मेंस लिखते हैं तो जो हमारी लिखावट होती है ना वो काफ़ी शुद्ध होती है, प्योर वाली होती है कि किस तरीके से हमें लिखना है। तो इसमें क्या बताया गया कि लगभग सभी देशों की सहमति है कि दोनों ही तरह के ये सुधार काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और इसमें देखते हैं आप कि देशों के बीच क्या होता है कि सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है और कैसे करना है और कब करना। वो होता है ना कि हमें, जैसे मान के चलिए कि हम कहते हैं हमें यूपीएससी करना, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा करना कैसे। तो इन देशों की तो सहमति है कि हमें इन चीज़ों में चेंजेस लाने, बट इनमें ये अब नहीं सहमति है कि किस तरीके से लाना है। क्योंकि हर एक का मत अलग होगा कि आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। कोई बताएगा कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, कोई बताएगा कि सीधे आप एडिशनल बुक ही उठा लो, कोई बताएगा कि सीधे करंट अफेयर पढ़ो और कुछ पढ़ो ही मत। तो हम समझ नहीं पा रहे कि भैया हम किस तरीके से चले, करना हमें ही है लेकिन हम समझ नहीं रहे। तो सारे देश सहमत ही हैं, लेकिन अब इनमें थोड़ा सा तालमेल बैठ नहीं रहा कि किस तरीके से करें, कैसे करना चाहिए हमें। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे कि बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस क्या हुई कि सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है।
यानी कि इसके जो कामकाज को लेकर सबसे बड़ी यहाँ पे बहस चल रही है। और इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। इन्होंने क्या कहा, स्थायी और अस्थायी की जो सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। मैंने स्थायी सदस्य इसके 5 कंट्रियों को बताया था। प्लीज़ क्या आप लोग उसका नाम बता सकते हैं? यदि बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप ज़्यादा पढ़ेंगे कुछ नहीं आएगा, कम पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम रिवाइज करेंगे बहुत कुछ आएगा। इसकी नोट्स आप बनाते जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि वो 5 कंट्री आप लिख लिए रहे होंगे, स्थायी कंट्रियाँ जो थी इसकी, और उसके नाम आपको बताना है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो भी इनकी स्थायी वो संस्था है या अस्थायी सदस्य हैं तो इनकी संख्या में थोड़ा बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि अब हमारी मांग बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। ऑब्वियस है कि कम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में देखिए जजों की संख्या कम थी, केसेस ज़्यादा थे, तो क्या किया गया कि 3 जजों की संख्या को बढ़ा दिया गया। पहले 31 थे, अब 34 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जब 3 जजों की संख्या को बढ़ा दिया गया तो आप देख सकते हैं कि मतलब डिमांड के हिसाब से काम हमें करना चाहिए। बस वही रूढ़वादी विचारधारा लेके पहले था ऐसे तो अब हम बदल नहीं सकते हैं कि अब हम इसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं। हम अपना संविधान बदल दिए कि हमें यदि अभी चाहिए तो हम आए दिन संशोधन कर देते, जब भी चाहिए संशोधन कर दो, ठीक है। और अभी आपको पता हो लेटेस्ट न्यूज है, या जो ओबीसी वाले वर्ग के बच्चे हैं आप में से जो भी हो, तो उनके लिए गुड न्यूज भी है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा इसका आप खुद अपने सेंसेस से सोच सकते हैं कहाँ तक ये सही है कि 27% का आरक्षण दिया गया है। कहाँ पे? मेडिकल फील्ड पे, ठीक है। मेडिकल फील्ड पे जब आरक्षण दिया गया है तो आप सोच सकते हैं क्या सिचुएशन होगी। खैर वो जो भी बात है, तो इसका अमेंडमेंट वगैरह पढ़ लीजिएगा आप लोग कि किसके तहत दिया गया है। तो क्योंकि रिजर्वेशन आर्टिकल 15-16 पे ही बात करेगा, और उसके अलावा क्योंकि संविधान में आप संशोधन ही करोगे, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान भी रखिएगा, ठीक है। काफ़ी लेटेस्ट अभी का मुद्दा है। अब इसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे संख्या की बात तो हुई कि आप बढ़ाएं, ताकि क्या हो कि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की इस संगठन से बेहतर नुमाइंदगी हो सके, और ख़ास तौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। कहाँ कहाँ के राष्ट्रों की? हमारे जो इस धरती के भूभाग में ये कितने पार्ट हैं? तो 7 हमारे महाद्वीप हैं, ठीक है। क्या है? हमारे 7 महाद्वीप हैं और हमारे 5 महासागर हैं। तो इनमें से जो 7 महाद्वीप हैं, तो अब 7 महाद्वीप में कह रही हूँ तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, वर्ल्ड मैप खोलिए और देखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। यूपीएससी इतना आसान नहीं है, बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती है हमें। तो इनसे जब भी मैं बोलूँ तो ऐसे शॉक्ड मत हो जाया करिए आप लोग कि अरे ये 7 महाद्वीप क्या है। तो ये पूरी धरती हमारी 7 महाद्वीपों में बटी है और 5 महासागरों में बटी है, तो इतने में बटी है, ठीक है। और ज़्यादातर आपको पता है, आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ेंगे, 97% तक तो पूरी धरती पे जल ही जल है। सॉरी 97 नहीं, 71% पर, ठीक है। और 97% तो जो जल है, जल भी 100 में से 97% पूरा आपका खारा है। तो इसमें से जब 71% पर धरती है, 29% पर, सॉरी 29% पर धरती है, 71% पर जब जल ही जल है, तो अब सिचुएशन आप सोच सकते हो किस तरीके से है, ठीक है। अब उतने में से इतने 7 महाद्वीप है, 29% में 7 महाद्वीप आते हैं। 7 महाद्वीप में से अभी एक का नाम लिया गया एशिया। एशिया में 50+ कंट्रियाँ आती हैं, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका में भी 50 से ज़्यादा देश आते हैं। और इसके बाद आया दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में टोटल 13 देश हैं, आप उंगलियों में गिन सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका आ गया। तो इसमें बताया गया कि ये 3 महाद्वीप जो हैं, तो ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में इनके शामिल किया जाए, क्योंकि एशिया में अभी मैंने क्या बताया कि 50+ कंट्रियाँ, तो हो सकता है कि कुछ कंट्रियाँ एशिया की ना शामिल हो, कुछ अफ्रीका की ना शामिल हो, कुछ दक्षिण अमेरिका की कंट्रियां ना शामिल हो। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये सुझाव दिया जा रहा है कि इनको हम और मतलब प्रेरित करें कि ये यहाँ पे आके शामिल हो, ताकि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से निर्णय कर पाएँ। अब क्या हुआ आगे देखिए, इसके अतिरिक्त क्या हुआ, अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी
प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। तो जो अमेरिका है, और जब अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका का मतलब आप समझते हैं यूएसए वाला, उत्तर अमेरिका वाला, सिर्फ अमेरिका, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के बजट, जो यूएनओ का बजट है, तो इससे जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में भी सुधार चाहते हैं। और जहाँ तक आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश को और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन क्या हो, शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिकाएं निभाए, ठीक है। तो कुछ देशों का क्या मानना है कि इधर उधर की ताक झांक ना करें, बेहतर है कि शांति और इसके बाद यहाँ पे सुरक्षा से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उन पे यदि ये काम करे तो बेहतर होगा। और उसके बाद यहाँ पे और बात की गई है, अलग अलग लोगों का अलग अलग सुझाव है, अलग अलग मर्जी है, लेकिन हमें जो चीज़ें समझना है तो थोड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा कि फिर उसमें अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि क्या होना चाहिए था इन सब के बाद, ठीक है। जबकि क्या हुआ कि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य के लिए कौन सी इसने एजेंसी बनाई, WHO बनाई, ठीक है। शिक्षा के लिए इसने यूनिसेफ बनाया, शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट वगैरह निकालता है। इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंट के बाद हो गया आपका जो पर्यावरण हो गया, और जनसंख्या नियंत्रण पर हो गया, मानव अधिकार, इसके लिए भी एक एजेंसी बनी, लिंगत न्याय और सामाजिक न्याय, इसके लिए भी एक एजेंसी बनी। और इससे क्या हुआ कि तक सीमित रखे, तो इनमें कुछ लोगों का क्या मानना है कि इतने तक ही ये अपना लिमिट रखे, ज़्यादा आगे ना बढ़े। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब ये सारे मतों को आप लोग ध्यान से थोड़ा समझिएगा। और इसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नज़र दौड़ाएं, और इस चर्चा में हम ज़्यादा जो ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे, पहला जो था, ठीक है, कि दोनों ही किस्म के सुधार की तो बात करेंगे, लेकिन पहला जो प्रायोरिटी हमें देना चाहिए वो किस पे देना चाहिए, कि जो पहला वाला था, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद यानी 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान समय में कहाँ है आपका, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में है, ठीक है। और इसके जो हेड है वो कौन से हैं, एंटोनियो गुतेरस है। और इसके सदस्य देश आपको पता चल गया कि 193 हैं, और दक्षिणी सूडान इसका 193वां देश है। अब क्या हुआ कि इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयाँ थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ। तो ये इसका गठन कब हुआ था, जो विश्व मतलब राजनीति, विश्व राजनीति, ठीक है, विश्व युद्ध नहीं है, पूरे वर्ल्ड की राजनीति का एक ओवरव्यू लेके कि ज़्यादातर कंट्रियों में किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, और उस हिसाब से इसने क्या किया कि इसका गठन हुआ। और इसके कामकाज के तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थी। और शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयां बदल गई, और 1991 से बदलावों में से कुछ निम्नलिखित यहाँ पे बदलाव हुए हैं। 1991 में आपको कुछ घटना याद आ रही हो, मैंने बताया था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जो हमारे राष्ट्र में एक आया था 1991 में, वो था LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इससे क्या हुआ था कि हालांकि इसकी घटना कुछ और हो सकती है, लेकिन शीत युद्ध 1962 के बाद से किस तरीके से क्या घटना होती है, क्या क्या होता है, इसको यदि हम समझे, इसमें कुछ परिवर्तन हुए थे। जैसे कि पहला था, सोवियत संघ बिखर गया। जो सोवियत संघ था, यूएनओ था, वो बिखर गया, क्योंकि वो किस तरीके का बना हुआ था, जब वो 1945 में ये बनता है। शीत युद्ध बहुत बाद में होता है, ठीक है। विश्व युद्ध जब हुआ था उससे उस टाइम तो वो दोनों मित्र थे ना, शत्रुता होने में टाइम लगा। शीत युद्ध की घटना हम बाद में देखते हैं, और जब शीत युद्ध की घटना बाद में होती है तो उस टाइम तक तो सोवियत संघ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन बाद में ये क्या हुआ कि बिखरने लगा। तो ये बिखर गया, और अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर बन गया, क्योंकि हमने देखा था पूरी घटना एक एक करके ये समझा रहा है एक एक चैप्टर पे। पहले हमने शीत युद्ध देखा, शीत युद्ध के बाद हमने देखा कि किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन होता है, फिर हमने देखा कि अमेरिकी वर्चस्व कैसे बढ़ता है। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो संगठन की बात कर रहे हैं कि अमेरिकी वर्चस्व बढ़ने के बाद उसमें कुछ संगठन भी वो बनाया था, ठीक है, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, WTO था, ये बनाया गया था।
इनमें से देखिए आप कि उसका जो वर्चस्व बड़ा सबसे मेजर रोल ये भी प्ले करता है। तो ये ताकतवर है और सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य जो था रूस था और अमेरिका के बीच अब क्या है कि संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक बन चुके हैं, क्योंकि रूस को भी समझ में आ चुका था कि अकेले हम हीरो नहीं बन पाएंगे। अब क्या हुआ कि चीन, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। उसके बाद है कि एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। एशिया की, भारत भी एशिया का एक कंट्री है, लेकिन एशिया में और भी देश हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। एशिया में चीन आता है, लेकिन दक्षिण एशिया में चीन नहीं आता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। और अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। ठीक है, ये सोवियत संघ में ना कुछ लोगों को वीटो पावर मिला हुआ, जैसे अमेरिका हो गया। वो जो 5 कंट्रियाँ हमने बताया था ना, उन 5 कंट्रियों को आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा कि इनको वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब क्या, मैं मना करता हूँ, मैंने मना कर दिया मतलब मैं नहीं मानता, एक ने मना कर दिया वो उस काम को खारिज ही कर दिया जाएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो चीन को भी मिला हुआ है, अमेरिका को भी है, और जो 5 कंट्रियों को है प्लीज आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। इसी चैप्टर पे हम लोग पढ़े हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो था कि इसमें बदलाव हुआ था यूएनओ में, क्या बदलाव हुआ कि विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी, यानी कि जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणविक प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी आदि मौजूद हैं। तो विश्व के सामने क्या हुआ कि चुनौतियां बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल रही है। जैसे कि आप देखेंगे जनसंहार, ठीक है, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, गृह युद्ध हो रहा, हमारे अंदर ही युद्ध हो रहे, असम और मेघालय का युद्ध छिड़ गया, और ये इसे हम गृह युद्ध ही कहेंगे। जैसे हमारे घर में हो रहा ना, तो भाई भाई का युद्ध हो रहा है, तो क्या वो गृह युद्ध ही है ना। तो यदि हम एक देश हमारा घर है और उस घर के जो अलग अलग कमरे बने हुए हैं, जो अलग अलग स्टेट है, जैसे कि एमपी, यूपी, बिहार, असम, मेघालय, और इनके बीच में जब झगड़े होंगे, जो सब भाई हैं उस घर के एक एक पार्ट है, ठीक है, और जब वहां पे झगड़ा होगा उसे हम गृह युद्ध ही कहेंगे। तो गृह युद्ध, ऐसा नहीं कि हमारा देश बहुत मतलब अच्छा है, लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि हमारे देश में झगड़े नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। असम मेघालय की बात देखिए, सीमा को लेकर अच्छा खासा विवाद हुआ अभी, बिल्कुल हाल फिलहाल की घटना, शायद जिस दिन पेपर में आया था मैंने उसी दिन आपको बताया था। तो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे तो हिंदी का ही पढ़िए, दैनिक भास्कर ही पढ़िए, आपको आईएएस पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। तो आप बिल्कुल ये तो बहाना ना बनाइए कि हमारे पास है नहीं, या तो आप उसकी जो हार्ड कॉपी में आता हो आपके घर में तो उसे ही पढ़िए, लेकिन पढ़ा करिए थोड़ा, तो आप समझेंगे। ठीक है, अब हुआ जातीय संघर्ष, यहाँ पे जातीय संघर्ष भी काफ़ी चलते हैं, और सिर्फ एक की नहीं, पूरे विश्व में ये चल रहा है। ठीक है, आतंकवाद, आतंकवाद का तो ये बहुत भीषण वाला चल रहा है कि किस तरीके से अभी तालिबान का जो है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल अफगानिस्तान को ना तबाह करके रखा। और अफगानिस्तान तो छोड़िए, उसका जो है तो है, लेकिन यदि तालिबान का शासन अफगानिस्तान में हो गया ना, हमारे लिए बड़ा घाटा होने वाला है। तो इसलिए ये हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से, यदि तालिबान में, आप ये मत सोचिएगा कभी कि हमें क्यों करना, आप यूपीएससी करने निकले हैं, आपको ये वैश्विक घटनाएं पता होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वहां पे क्या हो रहा है, इसलिए कि उसका असर हमारे देश में क्या पड़ रहा है। फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध हुआ, यदि हमने खुलेआम फिलिस्तीन का साथ दिया या इजराइल का, तो हमारे साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ता है। और पूरा इंटरव्यू में भी आपके साथ पूछा जाता है, हमें ये सारी बातें क्लियर करनी पड़ती है कि भाई यदि हम इजराइल के साथ समर्थन में जाते हैं, तो इजराइल के साथ जो अदर कंट्रियां हैं क्या उसके पक्ष में है, शक्तिशाली जो देश है जिनसे हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो क्या इजराइल के पक्ष में वो हैं। यदि नहीं है, हम इजराइल के पक्ष में गए, तो क्या होगा कि हमारा कहीं ना कहीं पत्ता कटने वाला है। ठीक है, हमारे लिए वो खतरा हो जाएगा। यदि फिलिस्तीन के पक्ष में जाते, उसका भी हमारा पूरा ओवरव्यू देखना पड़ता है किस तरीके से। ये नहीं कि फिलिस्तीन सही है तो हमने कह दिया भाई सही है, हमें इससे मतलब नहीं वो सही है कि गलत है। ठीक है, कि हम बस सच का साथ दे रहे हैं, सच के सिवा कुछ बोलेंगे नहीं, तो इससे काम वैश्विक राजनीति में तो नहीं चलने वाला है कि हमें देख रहा कि बेचारा है वो, ये वो, मतलब रहम कर जाए। रहम वहम जैसी वहां पे करोगे ना तो फिर हमें बर्बाद ही हो जाना, कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए
रहम करना तो फिर पाकिस्तान पे ही कर जाओ, क्या दिक्कत है, जबकि वो आए दिन आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रहा है, तालिबान वालों को ये खुद खुलेआम क्या कर रहा है, बढ़िया अच्छे खासे हथियार भिजवा रहा है। तो जब यहाँ पे आतंकवादी संगठन बनाए जा रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, सिर्फ एक राष्ट्र में नहीं, विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, कई सारे राष्ट्रों में ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक समस्या है, ठीक है। अब क्या हुआ, परमाणविक प्रसार, परमाणविक हथियार इतने ज़्यादा बन रहे हैं, इतने ज़्यादा बन रहे हैं कि आज पाकिस्तान भी कहता है कि हम परमाणु हथियार वाले, हम भी कहते हैं कि हम भी परमाणु हथियार वाले, तो मेरे को तो हम 10 हैं, ठीक है। उसके बाद अमेरिका तो बहुत ही हथियारों के मामले में पावरफुल है। तो इसमें से क्या हो रहा है कि लोग किसी से डरने को तैयार नहीं है, इसका भी प्रसार बढ़ता जा रहा है, ये भी एक संकट है। और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके थे कि किस तरीके से ये संकट है। शीत युद्ध के टाइम में संधि की गई थी कि आप हथियारों को एक लिमिट तक ही इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा हथियार आप नहीं रखेंगे। आपको यदि याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें बात की गई थी कि हम ज़्यादा हथियार नहीं रखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जलवायु में बदलाव, हमारे इन्वायरमेंट में लगातार बदलाव हो रहा है, हम इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं, इतना ज़्यादा हम माइनिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब क्या जो भी था इन्वायरमेंट हमारा, उसे पूरा चेंज ही कर डाले हैं, आधा कुछ जो कुछ भी बचा है, कहीं का भी पानी देखिए पीने योग्य नहीं। एक तो 97% अभी मैंने बताया कि खारा जल है, केवल 3% पानी ऐसा था जो कि हमारे पीने योग्य था, ठीक है। अब 3% पानी में जो 3% है, इसमें से भी आपको पता है ये 3% में से कुछ तो बर्फ में है, हिमनद में है, कुछ नदी में है, कुछ तालाब में। अब उसमें से कुछ पानी 0.001% भी हमें मिलता है शुद्ध अलवणीय, यानी कि जहाँ पे लवण युक्त पानी ना हो वो हमें मिलता है पीने योग्य। लेकिन आप कहीं पे भी देखेंगे ना, वो भी जो था ना, वो भी हम लोग अपने कर्मलों से उसे बहुत अच्छे तरीके से नष्ट करने में बिल्कुल लगे हुए हैं अभी भी, और कर भी दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो गई है। अब क्या हुआ है कि पर्यावरण की हानि हुई है, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि होने से ही जलवायु में हमारे बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। महामारी, महामारी वर्तमान समय में भी है कि एक महामारी फैल गई तो पूरा देश तबाह है, पूरी इकोनॉमिक ठप हो गई है, एक देश की नहीं पूरे विश्व की ही हो गई है, ठीक है। तो ये महामारी ऐसे नहीं होती, इनके कई सारे नाम होते हैं। लास्ट में ये पेंडेमिक होता है, ठीक है। तो ये इसके जो भी ना, पहले एक बीमारी होती है, उसके बाद फिर ये कुछ ही लोगों में फैलती है, उसके बाद फिर ये जाके क्या होती है, एपिडेमिक, फिर पेंडेमिक बनती है। तो यहाँ पे महामारी का नाम कब दोगे आप, जब पूरे एक बहुत बड़े एरिया को ये घेर लेगा। तो रोगों का नाम भी ऐसे नहीं दे दिया जाता कि हमने कह दिया महामारी है, कोरोना महामारी है। तो कोरोना महामारी क्यों है, क्योंकि वो पूरे देश को फैल चुकी है, बहुत बड़े समूह को उसने कब्जे पे ले लिया, तो इसलिए अब इसको महामारी कहा जा रहा है। तो ये भी एक समस्या ही है। अब क्या हुआ कि ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 में हुआ, शीत युद्ध का अंत कब हुआ याद रखिएगा, ठीक है। सन याद रहेंगे आपका, घटना बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों का लिंक कर पाओगे। हर सन को याद रखना जरूरी नहीं है, बट ये पूरा सीक्वेंस से यार, कि पहला विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 तक, फिर उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध होता है 39 से 45 तक, फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे शीत युद्ध की घटना स्टार्ट होती है। शीत युद्ध की घटना लगभग 2-4 साल जो भी चलती है, तो वो पूरी सीक्वेंस से हमारा बना रहता है। तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे भी देखेंगे कि जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता, हमारे भारत की क्या दशा थी। फिर 1939 में हुआ तो भी हमारे भारत में अंग्रेजों का ही शासन था। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब शीत युद्ध का टाइम पीरियड चल रहा था, तो हमारे देश की सिचुएशन, क्योंकि वो टाइम पीरियड पूरा हमें पता होगा तो अच्छे तरीके से हम लिंक कर पाएंगे, ठीक है। इसका एक ये बेनिफिट होता है, तो इसको लिंक भी करा करिए। हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पढ़िए कि 1945 में हम यहाँ जब बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन आना चाहिए, संविधान बनना चाहिए, उधर शीत युद्ध, वो विश्व युद्ध की समाप्ति हो रही थी, ठीक है। विश्व युद्ध की समाप्ति के जस्ट 1 साल बाद ही कैबिनेट मिशन आया था। ब्रिटेन भी वहाँ पे विश्व युद्ध में शामिल था, आपको पता है, हमारी सेना भी ले गया था वो। तो और हम, गांधी जी भी कहते थे हमें साथ देना चाहिए, बेचारों को दे दो, ठीक है, और दिए भी थे। तो इसलिए हालांकि डायरेक्ट रूप से भारतीय नहीं शामिल थे, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय वहाँ पे शामिल थे किसी के भी विरोध में और या उसमें, तो ऐसा नहीं था। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1989 में ये शीत युद्ध समाप्त हो रहा था।
और तो क्या हुआ कि विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है। अब क्या हुआ कि एक संगठन तो पहले बन चुका था, वो काम कर नहीं रहा था। अब जब होते होते युद्ध रुक गया तो फिर समझ में आया कि यूएन किस काम का है। ये जो यूएनओ हमने बनाया ये किस काम का भैया। जब इसने मतलब इतना भीषण भयंकर वाला क्यूबा संकट आया था, मैंने आपको कहा था ना कि क्यूबा संकट आप लिख लीजिएगा कहीं भी एग्जाम्पल देने के लिए, बहुत अच्छा वो एग्जाम्पल है। तो इसमें क्यूबा परमाणु संकट है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि सवाल ये खड़ा हुआ कि जब यूएन इतना नहीं कर सकता तो क्या कर सकता है। जो कुछ करना जरूरी है क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र सक्षम है। और ये सारे सवाल उसके ऊपर उठ रहे थे बाद में, और इससे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या हुआ कि बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन से सुधार जरूरी हैं। पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक ढूंढ नहीं पाए, ठीक है। अब क्या हुआ है यहाँ पे कि प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार किस तरीके से, किसका किसका अपनी जो भी उनकी बुद्धि काम कर रही थी, कैसे कैसे सोचे कि करना चाहिए। अब थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था कि सुधार होने चाहिए, हमें यूपीएससी करना, बट करना कैसे है वही वाला हाल है भैया कि यहाँ पे। और हम लोग ना काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं अपनी लाइफ में कि यूपीएससी करें या यूपीपीएससी कर दें या एमपीपीएससी कर दें। मतलब समझ में नहीं आता कि इस लाइफ में करें तो करें क्या। इधर को जाते क्योंकि यूपीएससी हम कहते हैं कि यूपीएससी का स्टेट पीसीएस का सिलेबस सेम है, बट एक्चुअल में बात ये होती कि हमने देखा ही नहीं है। हमने हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी देखे कह दिया सिलेबस सेम है, लेकिन ऐसा तो बात थी ही नहीं। और जब बाद में हम उसके अंदर जाते तो कहते यार ये तो मतलब यूपीएससी तो सबका पापा, तो उसके ये बच्चे मतलब इनको पढ़ना थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और बाद में समझ में आता हम निकाल क्यों नहीं पा रहे। एक यूपीएससी वाला ना यकीन मानिए एसएससी का एग्जाम नहीं निकाल सकता, ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्योंकि एसएससी का जो ट्रेंड है वो यूपीएससी का नहीं है, और जो एसएससी का है या कि यूपीएससी का है वो एसएससी का नहीं है। तो ये तो बिल्कुल वही हुई ना कि सिर को पैर पे रखो या पैर को सिर पे रखो, तो अपना ही आदमी कैसे कब तक रख पाएगा। तो इसमें से थोड़ा हमें एक चीज़ पहले वही होता है कि खुद पे कॉन्फिडेंट रहे हम कि हमें करना है तो फिर एग्जैक्टली करना है ऐसे। यही इनके बीच भी हो रहा था, सिर्फ हम एक नॉर्मल इंसान है तो होता ही है, लेकिन इनके बीच भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है सिर्फ इसे समझाने के लिए। तो अब इनमें क्या चल रहा था कि सुधार होने चाहिए, ये तो कह रहे थे। अब किस तरीके से सुधार होने चाहिए इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए का मसला कठिन है। सुधार होने चाहिए, हम भी कहते हैं कि सुधार होने चाहिए, कैसे होने चाहिए भैया ये कौन बताए कि ऐसे होने चाहिए। इस पर क्या हुआ कि सहमति कायम करना मुश्किल है। और यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुरक्षा पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से बहस जारी थी। क्योंकि सबके अपना अपने अपने विचार थे, सबको लगता था कि हमारे विचारों को माना जाए, क्योंकि थोड़ी मोड़ी कंट्री थोड़ी ना शामिल, 193 देश शामिल है। अब क्या हुआ कि सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, और वास्तव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। वो पहली शिकायत कौन थी इसे आप नोट करिएगा। पहली थी सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। जो पहली थी कि आप इसमें सुधार क्या करना है, शिकायत के तौर पे थी कि जो सुरक्षा परिषद ये बनाई गई है वो क्या कर रही है, राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। दूसरी थी इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है, और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता। मैंने वीटो पावर की अभी बात बताई थी। लोगों का क्या कहना है कि सिर्फ 5 ही देश को क्यों वीटो पावर दे रहे हो भाई, हमें भी दो। क्योंकि यहाँ पे उनको वीटो पावर, उन्होंने कह दिया मना तो मना, इस पे हम सहमत नहीं है, तो फिर कोई कोई भी नहीं कह सकता। वीटो पावर आप पढ़ेंगे ना तो देखेंगे, हालांकि जहां तक मुझे याद है हम लोग वीटो पावर पढ़ चुके हैं। जो मैं वर्ड लिखवा रही थी आपको, कुछ वर्ड्स लिखवाई थी, उनमें से आप नोट्स उठा के देखिए वीटो पावर लिखा हुआ होगा आपको, ठीक है। तो जो वीटो पावर है ना, हमारे राष्ट्रपति महोदय को भी वीटो पावर मिला हुआ है। इसमें क्या हुआ कि इनका क्या दूसरा आ गया कि पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है, और इन फैसलों पर चंद देशों का क्या होता है, दबदबा होता है। अब सीधे तरीके से नहीं कहे कि जिनको आपने इतना दे रखा उनसे दबदबा, उनका दबदबा चलता है, लेकिन ये समस्या उभर कर आई। अब तीसरी समस्या आई सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व।
नहीं है। ऑब्वियस है कि सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, लेकिन हम पहले पढ़ें कि सबको एक एक वोटिंग का राइट है। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर क्या हुआ कि 1 यहाँ पे जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव को अन्नान ने क्या किया, जांच शुरू करवाई। ठीक है, अब क्या हुआ, कोफी अन्नान थे, उन्होंने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे किया जाए, और मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए कि नहीं। नए सदस्य का मतलब है कि नए देश इसमें शामिल करने चाहिए या नहीं। तो इसने एक जांच शुरू करवा दी। ठीक है, कमेटी बैठा दी। अब क्या हुआ कि उस टाइम पे वहां के जो महासचिव थे वो ये थे, कोफी अन्नान। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए। स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्यों के लिए मानदंड सुझाए गए, और इनमें कुछ निम्नलिखित हैं। सुझाव आए कि मतलब जो भी इसमें सुझाव आए कि एक नए सदस्य को यहाँ पे जोड़ना चाहिए या नहीं। तो जो कमेटी इन्होंने बिठाया था उसमें सुझाव क्या आता है, पहला था कि बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, जिसे भी आप शामिल करो उनके पास बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। तीसरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान हो और ज़्यादा योगदान हो और आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, और ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो। यह देश मतलब कि यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी रखता हो। इन्होंने कह दिया कि आप नए देश तो शामिल करो, लेकिन अपनी सदस्य संख्या बढ़ाओ, बट ऐसे ही मत बढ़ा लो, किसी को भी बुला लो कि जिससे मतलब होता है ना कि हम तो एक तो खुद ही भूखे मर रहे हैं, ऊपर से हमें किसी ऐसे से दोस्ती करनी चाहिए जो हमारा पेट भर सके। अब हमने एक भिखारी को और लाके घर पे बैठा लिया, और क्या हुआ कि हम तो खुद खा नहीं रहे थे, एक रोटी पे जो भी थोड़ा बहुत हमें एनर्जी मिल रही थी, अब आधी इसे भी दे दो। तो ऐसे देशों को इन्होंने कहा कि मत ही शामिल करो, यहाँ पे जिनकी सैन्य व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से हो, जिनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके की हो, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो, और जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था या संस्कृति के लिहाज से पूरे विश्व में विविधता रखता हो। ठीक है, हमारे भारत में कितनी विविधता आप देख रहे हो, तो इस तरीके की जो विविधता रखता हो आप उसे शामिल करो यहाँ पे, तो बेटर है, कुछ फायदा भी होगा, क्योंकि इकोनॉमिकली भी यूएन काफ़ी वीक हो चुका था। अब इसमें क्या हुआ, इसके थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले 10 देश, यानी कि सालाना बजट में जो सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं उनमें से 10 देश कौन कौन से हैं। आपका अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, और उसके बाद आता है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, स्पेन, चीन और मैक्सिको। ये सारे राष्ट्र आते हैं जो कि बड़ी कंट्रियां हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादा योगदान संयुक्त राष्ट्र के बजट में करते हैं। कौन कौन से हैं, इनको याद रखना है, और प्लीज़ अपडेट आप चेक करिएगा कि अभी वर्तमान समय में इसके बजट पे योगदान देने वाले कौन कौन से देश हैं। ठीक है, ये आपको खुद से करना है, आप ये मत सोचिएगा कि मैडम बता के देंगी, आपको करना है। थोड़ा इस इंटरनेट का यूज़ करना अच्छे तरीके से सीख जाइए आप लोग। यहाँ पे क्या है, अमेरिका, जापान, जर्मनी। अभी इससे ना थोड़ा सा एक बात और देखिएगा कि क्या सारे देश एक ही महाद्वीप के हैं या अलग अलग महाद्वीप से आ रहे हैं, तो इस पे भी आप नज़र दौड़ा सकते हैं कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये आपके यूरोप के दिख रहे हैं साथ। ठीक है, स्पेन को मिला लें आप, यहाँ पे मैक्सिको हो गया, आपका आपका यहाँ पे देखें कनाडा हो गया, ये आपके कहाँ के दिख रहे हैं, तो आपको ये दिख रहे होंगे कि उत्तर अमेरिका के हैं। ठीक है, उसके बाद अमेरिका भी, उत्तर अमेरिका का भी है, जापान आप देखेंगे, जर्मनी देखेंगे, इधर किधर के दिख रहे हैं, आपके एशिया टाइप के दिख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इन पे भी आप लोग ऐसे नज़र दौड़ा सकते हैं। चीन हो गया, तो ये कहाँ से हैं, कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, फिर जापान, फिर जर्मनी, लेकिन ये लेटेस्ट डाटा नहीं है। मैं फिर बता रही हूँ कि लेटेस्ट डेटा ये नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा आपको चेक करना है कि यूएनओ में कौन सी 10 कंट्रियाँ ऐसी है जिनका बजट पे ज़्यादा योगदान रहता है, ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब आता है यहाँ पे कि स्पष्ट है कि इन मानदंडों में हर एक की कुछ न कुछ वैधता है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि भले ही कोई देश
सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक ना हो। अब कोई भी देश सुरक्षा परिषद के लिए जो इसके पास इतना सब कुछ है लेकिन वो इच्छुक ना हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। यानी कि यदि कोई इसमें क्या है कि सम्मिलित नहीं है या नहीं होना चाहता, लेकिन बता तो सकता है ना कि आप में दिक्कत क्या है, क्योंकि हमारे जो बाहर वाले होते हैं वो हमारी कमियां ज़्यादा देख पाते हैं, उतना हम नहीं देख पाते हैं। एक्चुअल में रियलिटी होती है कि हम देखना नहीं चाहते हैं, और बाहर वाले जो हैं वो खुलेआम कह देते हैं कि भैया तेरे पे ये कमी है, ये कमी है। मतलब दूसरे से पूछो आप इतनी कमियां बता देंगे, लेकिन आपको तो लगेगा यार मतलब इतनी कमियां हमारे अंदर आज तक सोचे नहीं थे कि ऐसे भी हम हो सकते। तो इसलिए इसमें ये भी कहा गया कि वो भी अपना सुझाव दे सकते हैं जो इसमें शामिल नहीं है। सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता के लिए क्या हुआ कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए। अब तो आपने कह दिया कि अर्थव्यवस्था बड़ी होनी चाहिए, लेकिन कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, अब ये सवाल खड़ा हो गया। जो कमेटी ने दिया ना कि इतनी बड़ी होनी चाहिए, तो कितनी बड़ी होनी चाहिए भैया? आसमान तक छू जानी चाहिए, आयन मंडल तक होनी चाहिए, समताप मंडल तक होनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए? तो अब ये भी क्वेश्चन सामने आके खड़ा हो गया। अब क्या हुआ कि कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके। अब वो कितना योगदान करेगा बजट पे कि वो सुरक्षा परिषद हासिल कर सके। अब कोई यहाँ पे कोई देश विश्व की बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक है। यानी कि कोई भी इसमें यदि मिलना चाहता, अभी हम जनसंख्या की बात किए ना कि ज़्यादा होनी चाहिए, उस कमेटी में ऐसा कहा गया, लेकिन ज़्यादा होगी तो क्या बाधक होगा या सहायक होगा? क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा खर्च, ज़्यादा डिमांड, काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें हो सकता है कि फ़ायदा हो या नुकसान भी हो सकता है। ये इतने क्वेश्चन कमेटी पर ही सवाल उठा दिए गए। आपने कहा लेकिन किस आधार पे, थोड़ा ये भी स्पष्ट कीजिए। अगर क्या होगा कि लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान की कसौटी हो तो इससे मतलब इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे? तो इन्होंने क्या कहा कि अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान की कसौटी की बात हो तो ऐसे देश तो हजारों पड़े हैं, जहाँ पे मतलब ऐसी इस धरती पे हजारों लोग हैं, हजारों देश है कि बिल्कुल खुलेआम रोड पे आ जाते हैं कि लोगों के अधिकार के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो सिर्फ लोग ही नहीं, थोड़ा लोग को देसी मान के चलिए कि ऐसे देश भी है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, भले घर के अंदर हमारे कुछ भी चल रहा हो। फ्रांस भी कहता है हम धर्मनिरपेक्ष हैं और धर्म को मानने भी नहीं दे रहा है। तो उसी तरीके से है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मतलब इस तरीके से यदि आपने कर दिया तो बिल्कुल लाइन लग जाएगी, लेकिन क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसके आगे सवाल ये भी खड़ा होता है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए। अब यहाँ पे सवाल एक और खड़ा हो गया कि प्रतिनिधित्व के मसले को अब कैसे सॉल्व करें हम? बहुत बड़ी समस्या थी भाई। हम तो सोचते थे ना, अभी तक आप तो सोचते थे पता नहीं, लेकिन अभी तक तो हम सोचते थे कि हमारी लाइफ में इतना कन्फ्यूजन चलता रहता है कि ये वाला करें या ये वाला करें, इसको छोड़े या इसको पकड़े, करना सबको चाहिए, सब कुछ मिल कुछ नहीं रहा, ना इधर का मिल रहा ना उधर का। लेकिन यहाँ भी समस्या चल रही, थोड़ी मुझे संतुष्टि हो रही है इसे पढ़ के कि कम से कम सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, लाइफ में ऐसा सबके साथ होता है, बड़े बड़े हस्तियों के साथ ये हो रहा, तो हम तो नॉर्मल इंसान है, ठीक है। तो अब आप भी थोड़ा सा सुकून मनाइए कि यहाँ बहुत तो मतलब ये सारी समस्याएं चलती रहती हैं। ऑब्वियस है कि आप यदि एक अच्छे खासे नॉर्मल इंसान होगे तो आपकी लाइफ में भी ऐसी समस्याएं आती हैं। ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि करना तो है, करें कैसे, इसे करें उसे करें, इसको छोड़ें उसको पकड़ें, ये करें वो करें, तो उसमें अब बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए शायद इसका सॉल्यूशन भी निकले। अभी तो ये आपस में बिल्कुल भिड़ रहे हैं कि करना क्या है, ठीक है, करना तो है लेकिन करें क्या। क्या हुआ कि क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबर के प्रतिनिधित्व का ये अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। अब भौगोलिक दृष्टि से कोई कहता है तो इसमें क्या आ गया कि आप बराबरी की बात करोगे तो क्या आप एशिया की हो गई, अफ्रीका की हो गई, लातिनी अमेरिका आपका हो गया, कैरेबियाई कंट्री जो हो गई, तो एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। ऐसा आप अनिवार्य कर दो, कंपलसरी कर दो। अब ये सवाल पे सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। एक प्रश्न ये भी है कि क्या महादेशों के बजाय जो क्षेत्र और उप क्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए, या प्रतिनिधित्व का मसला
भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए। अब भूगोल के आधार पर कह रहे हैं तो उसको क्यों हल किया जाए। अब भैया आगे और आता है, आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों ना हल किया जाए। तो अब एक का आता है कि पहले तो है कि भौगोलिक स्थिति पे ही कर लो आप, जब जनसंख्या पे भी दिक्कत है। तो अब आर्थिक स्थिति को आधार माना जाए तो अब किस तरीके से मानेंगे, इस पे भी सवाल खड़ा हुआ कि आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए। अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है, फिर समस्या का समाधान अभी निकल नहीं रहा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि आर्थिक विकास को भी ये मान रहे हैं तो कठिनाई इसमें भी आ रही, भौगोलिक आधार को मान रहे हैं उस पर भी कठिनाई आ रही है, क्योंकि हमें सब कुछ देखना है। हमें इस तरीके से नहीं लाके बिठा देना है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य भी हों, किसी काम के ना हो। मान लीजिए एक टीम बनाइए आप, टीम पे हमने बना लिया, बहुत अच्छी टीम का बहुत बड़ा मोटो रखा हमने कि हमें ये करना है। अब टीम के आधे मेंबर तो सो के 10 बजे उठ रहे हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं कि हमारी इस जो इंस्टीट्यूट हम चलाना चाह रहे थे उसमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बस हमने जनसंख्या बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए उन लोगों को ला के शामिल कर लिया था। अब उससे क्या होगा कि हमारी टीम धीरे धीरे ना बदनाम होने लगेगी, बर्बाद हो जाएगी, कि इसमें तो हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं ना, ये हमारा संस्था बिगड़ जाएगा, धीरे धीरे बिल्कुल गर्त पे चला जाएगा। तो हम ऐसे लोगों को क्यों, 2 लोग होंगे तो काम तो बेहतर करेंगे कम से कम, लेकिन यहाँ पे नाम तो 10 लोगों का है, लेकिन 10 में से एक भी एक्टिव नहीं है, क्या फायदा। ऐसे लोगों का पास पे रख के क्या फायदा जो एक्टिव ही नहीं है। तो वो तो हमें बिल्कुल गर्त में ले जाने का 100% सोच के रखे हैं और ले भी जाएंगे। तो यही बताया जा रहा है इसमें, तभी इतना सोच विचार किया जा रहा है कि अब तो शामिल कर लिए, एक्टिव भी ना हुए ना तो काम गड़बड़ होने वाला है। तो अब क्या हुआ आगे, अभी इसमें तो आर्थिक आधार पे, तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर आर्थिक आधार पे हम मानेंगे तब भी यहाँ पे कठिनाई है, और विकासशील देश की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं विकासशील देश, यानी कि डेवलपिंग कंट्रियाँ, जिसमें इंडिया भी आता है। ठीक है, फिर संस्कृत का क्या करें। अब संस्कृत भी आ गई भैया कि आर्थिक को मानोगे तो संस्कृत कहाँ जाएगी। लोग तो इस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बवाल कर देंगे ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ तो। ठीक है, इसकी संस्कृत को छोड़ा गया तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या विभिन्न संस्कृतियों या सभ्यताओं को ज़्यादा ढंग से, यानी कि संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब सवाल ये भी आ गया कि यहाँ पे हम संस्कृतियों को कहाँ डालेंगे, उनको भी क्या उनके आधार पे हम ऐसा चुने इनको। कोई विश्व क्या है कि कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक धाराएं उपस्थित होती हैं। अब हम सांस्कृतिक आधार पे करें बात करते हैं तो जिन बुद्धिमान लोगों का ये मत रहा होगा कि सांस्कृतिक आधार कैसा रहेगा, तो आप उस पर बांटते हो तो एक देश भारत है जो कि चाइना या रसिया इन लोगों से कहीं अभी छोटा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि भारत में भी आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं हैं। इनफैक्ट आप मतलब बिल्कुल थोड़ा बहुत आप लोग ये सोशल मीडिया तो यूज करते ही होंगे, और कई सारे लोग इंडिया के हैं। ठीक है, यदि केरल के बंदे से आपको बात करना है, आपको अंग्रेजी नहीं आ रही और उस बंदे को इंग्लिश नहीं आ रही, सॉरी हिंदी नहीं आ रही है, क्या होगा, आपका दोनों का भी कम्युनिकेशन बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे कि हम एक राष्ट्र के हैं, लेकिन हम इस इलाके के व्यक्ति से यहाँ का व्यक्ति बात नहीं कर पा रहा है। देखिए संस्कृत सभ्यताएं हमारी कितनी भिन्न है, यहाँ की इनका कल्चर अलग है, हमारी यहाँ की लैंग्वेज अलग है, इनकी लैंग्वेज अलग है, यहाँ की अलग है। पूर्वोत्तर भारत में आप जाओगे वहाँ की अलग है, आप समझ भी नहीं पाओगे, आपके ही वो राष्ट्र के हैं। ठीक है, क्योंकि सबको जो भी हमारी 8वीं अनुसूची में दी गई उतनी लैंग्वेज किसी को नहीं आती है, तो हम उस पर ही नहीं समझ पाएंगे कि क्या बातें ये कर रहे हैं। अभी हम एक देश की बात कर रहे हैं कि कितनी विभिन्नताएं, इनके कल्चर जो हैं वो इनके कल्चर नहीं है, जो इनके हैं वो इनके नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इतनी विभिन्नताएं देख रहे हो, लोग अपना मानने वाले अलग हैं, यहाँ के अपना मानने वाले अलग है, इधर के जो हैं वो अपने अलग हैं, इधर वाले जो हैं वो भी अपने अलग हैं, पूर्वोत्तर वाले वो भी अपने अलग हैं। हर जगह का, पूरे इंडिया का ही मैं बात करूँ यदि, तो जियोग्राफिकल रीजन पूर्वोत्तर का कुछ और है, तो यहाँ पूर्व का कुछ और है, तो यहाँ पे दक्षिण का कुछ और है, यहाँ पे मिडिल इंडिया का कुछ और है, और यहाँ पे पश्चिमोत्तर का कुछ और है, या पश्चिम इंडिया का कुछ और ही बात है।
जियोग्राफिकल रीजन में ही इतना हमारा डिफरेंस है, उसके बाद कल्चर पे डिफरेंस है, उसके बाद हम लोगों के रहन सहन रीति रिवाज हर उसमें हम विभिन्नता देखते हैं, हर 10 कदम पे हमारी विभिन्नता शुरू हो जाती है। तो सोचिए इतने बड़े वैश्विक स्तर पे हम सांस्कृतिक आधार को कैसे मना सकते हैं कि उस आधार पे कंट्री करें। हो ही नहीं सकता, कोई राष्ट्र ऐसा होगा ही नहीं जो जबरदस्ती ना कहिए कि धर्म परिवर्तित करा दे, उसकी बात अलग है, वो छोड़िए आपकी। फिर भी लोग अपने घर के अंदर कुछ और ही मानते होंगे कि कोई अब जबरदस्ती सारे हिंदू धर्म को ईसाई धर्म में बदल दे या ईसाई धर्म को हिंदू धर्म में बदलवा दे, तो वो फिर जबरदस्ती वाला मैटर को तो आप बिल्कुल इसमें रखिए ही मत। लेकिन ऐसा आपको मिल नहीं सकता, किसी भी पूरे विश्व में घूम के जाके देखिए आप, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। इंडिया से ही आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि एक यहाँ का व्यक्ति, मिडिल ईस्ट का व्यक्ति यहाँ पे बात नहीं कर पा रहा है कि बात कर ले ढंग का। इतनी विभिन्नताएं हमारी पाई जा रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें से ये भी आधार खारिज ही होने वाला मेरी तरफ से, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सांस्कृतिक धाराएं उपस्थित हैं, तो इसमें तो हो नहीं सकता। अब क्या हुआ कि इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि कुछ का जोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार है, यानी कि वीटो पावर, या मैं मना करता हूँ इसका मतलब होता है वीटो पावर का, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि खत्म होना चाहिए। अनेक का मानना है कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता, अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित प्रासंगिक नहीं होता। जो आपने वीटो पावर इन्हें दे रखा है मत दीजिए। वीटो पावर किन्हें दे रखा है आपको पता नहीं तो गूगल से सर्च मारिए, 5 कंट्रियां इसकी हैं जिन्हें वीटो पावर दिया गया है, तो प्लीज उससे आप कहीं पे नोट करिए, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद में कितने, 5 स्थायी 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई और 5 स्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। और इसका मतलब क्या है कि अस्थायी सदस्य यानी कि 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जो स्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्षों के लिए ही चुने जाते हैं और 2 वर्षों के लिए चुने जाने के बाद क्या होता है, और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है और 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद में के लिए नहीं चुना जा सकता। और स्थायी यानी कि अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। देखिए जो स्थायी कंट्रियां होती है ना, ये 2 ही साल के लिए चुनी जाती है, तो कुल 5 ही कंट्री इस पे अधिपत्य जमा के बैठी हैं, बाकी तो 2 साल बाद इनका काम तमाम, ठीक है। तो उसमें नहीं रह सकती और दोबारा ये चुनी, ये बात एक ध्यान रखिएगा, दोबारा ये चुनी भी नहीं जा सकती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। जो अस्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो का अधिकार नहीं है और सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। कैसे होता है, मतदान के जरिए वहां पे होता है। हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार या वीटो का उपयोग कर सकता है और उसे इस तरह वह किसी भी फैसले में क्या कर सकता है कि वो जब कोई भी अपना फैसला दे ना, वो वीटो का इस्तेमाल कर दे तो उस फैसला खारिज वहां पे वो रोक देगा, चाहे सब सम्मिलित हो जाए। एक ने कह दिया कि नहीं तो नहीं, वीटो का मतलब है मैं मना करता हूँ, और मैं मना करता हूँ तो फिर कोई नहीं कहेगा कि हाँ करना है, सीधे ये वीटो कहता है। और वीटो 5 कंट्रियों को आपने दे दिया। आप देखते हो कि अमेरिका ने वीटो पावर लगा दिया, अमेरिका के पास इतनी पावर आपने दे दी कि उसका जब मन कर रहा है वो तभी लगा दे रहा है। इसमें क्या हुआ कि लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतोष था कि भाई उसको हटाओ वरना हमें भी दे दो, सबको दे दो फिर, या तो उसे हटा दो। अब क्या हुआ कि भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो, निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली, लेकिन इस बात की भी समझ बनी कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। और शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने अमूलचूल बदलाव के लिए तैयार ना हो। और इस बात का खतरा है कि वीटो ना हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में ना रहे।
ये ताकतवर देश हैं, कहीं न कहीं नेगेटिव सेंस से तो इसके पॉजिटिव सेंस से भी थोड़ा आप देखा करिए कि 1945 से जो हुआ, अब इसमें जो ताकतवर कंट्रियाँ हैं, अमेरिका भी परमाणु हथियार के उससे देखेंगे ना, मतलब हथियारों की अपेक्षा अमेरिका बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ पे चाइना जो है वो इकोनॉमिकली बहुत बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है? उसके बाद जो आपके जर्मनी, जापान है, ये भी कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। तो ये जो इसमें शामिल है ना, इनके साथ आपने हाथ हटाया ना, इनसे कह दिया कि वीटो पावर छीन लिया। वीटो पावर है तो इनकी दिलचस्पी है कि हम इस संगठन में रहेंगे, इसका हम अपने इकोनॉमी का इतना इसमें खर्च करेंगे, इतना देंगे, इतना होगा। लेकिन आपने इसके अधिकार हटा लिया ना, तो ये मतलब बवाल ही कर देंगे। और इसमें लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ तो फिर से गड़बड़ हो जानी है। और इसलिए इसमें उन देशों को थोड़ा सा यहाँ पे प्यार मोहब्बत से रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें, और उसके मतलब उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में ये संगठन प्रभावकारी ना रह जाए। अभी जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ ना वो ना रह जाए, थोड़ा बहुत नहीं, हालांकि बहुत कुछ है। लेकिन यदि अभी जो कह रहे हैं लोग कि वीटो पावर हटा दो, इनका हटा दिए ना, तो फिर सिचुएशन क्या होने वाली है आप भी सोच सकते हो, और यूएनओ को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यदि हट गया तो क्या होगा। इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पे सोच समझ के काम करना पड़ता है कि भई ये कर तो रहे हैं, अभी उसका तो समाधान हुआ नहीं कि किस आधार पे हम जनसंख्या को चुने, मतलब देशों को की संख्या बढ़ाएँगे, और ऊपर से तो ये बात आ गई कि अब इनको भी हटा दो। इनको हटा देंगे तो और बवाल हो जाएगा। इसलिए इनको तो हटा नहीं सकते अभी किसी भी हालत पे, ठीक है? अब यहाँ पे आए संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोग इसे 1-2 बार वीडियो को सुनिएगा, या तो खुद से इस टॉपिक को और 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है? क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि आपके पास सिलेबस की समझ है, प्रीवियस ईयर के पेपर की समझ है, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं ना, आप सॉल्व पेपर पे क्वेश्चन मत देखा करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सॉल्व पेपर जो है पहले सिर्फ पेपर देखा करिए, डाउनलोड सिर्फ पेपर किया करिए, मनी क्वेश्चन बैंक, ठीक है? आप उसमें जो सॉल्यूशन दिया रहता है वो वाला तो बिल्कुल यूज मत कीजिए, आपके पास भले ही हो। जब आपका उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बनेगा, तो आप उस सॉल्व पेपर्स की मदद लीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। यकीन मानिए उस तरीके से बहुत अच्छा होगा। वरना आपको ना एग्जाम में यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, फिर भी ना आपको वो फीलिंग आएगी नहीं, क्योंकि हम इसमें हमारा माइंडसेट बैठ चुका है। ये दिमाग जो होता है ना, जिस तरीके से देखता उसी को अब बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेता। इसलिए दिखाओ ही उसे ऐसे कि जैसे ही हम एग्जाम ही दे रहे हो। क्वेश्चन पेपर आप देखो प्रीवियस ईयर के, बट ओनली उसमें आंसर ना हो, क्वेश्चन हो, ऐसा पेपर आपके पास होना चाहिए, ठीक है? तो पीडीएफ में बिल्कुल आपको अवेलेबल है, किसी भी वेबसाइट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करिए, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन हो और उस हिसाब से देखिए। और ऐसे नहीं टॉपिक वाइज नहीं, पूरा क्वेश्चन ही देखिए आप, वो आपको फीलिंग तभी बन पाएगी, तभी आप फील कर पाएंगे कि यार रियलिटी में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज वो हमारी फीलिंग ना बहुत मतलब वो धोखा खा जाएंगे। आप लोग सॉल्व पेपर सॉल्व करके गए, और फिर यहाँ पे क्योंकि हमें आंसर भी दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है, और लेकिन हम क्वेश्चन बस देखेंगे, थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। फिर हम देखेंगे तो फिर समझ में आएंगे यार हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, ये नहीं करना चाहिए था हमें। उस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन हाल में जब बैठेंगे, जब एग्जाम हाल में बैठेंगे, तो हमारा माइंड थोड़ा प्रिपेयर रहेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। इसलिए आप बिल्कुल से मतलब बनी बनाई चीज़ों को खाने की कोशिश मत कीजिए, मैं हमेशा कहूँगी। और जो भी ऐसा करते हैं बहुत मतलब होना होता तो सबका ही हो जाता, लेकिन आप लोग जो भी ऐसा कर रहे हैं बुरा मत मानिएगा, लेकिन थोड़ा सा खुद की मेहनत ही रंग लाती है। तो आप पहले सिर्फ क्वेश्चन देखा करिए और बाद में आंसर, और जितना मैं पूछती हूँ उसका जवाब तो दिया करिए। और जवाब तभी देंगे ना जब पूरा वीडियो देखेंगे, और पूरा वीडियो आप लोग शायद देखते ही नहीं है, तो इसलिए देखा करिए, आपके काम की चीज़ होगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए।